Yes, children, a very good morning once again, and here I am with the new topic seed. आज हम बात करेंगे seed की, ठीक है? जैसा कि I told you earlier also, as I told you earlier also that seed, every seed has got a covering, और seed की covering को हम कहते हैं seed coat. आपने पढ़ा हुआ है ना ओव्यूल के बारे में? तो ओव्यूल के अंदर ये जो आपको इंटेग्यूमेंट्स दिखाई देते हैं, जिनको आप ये साइड में इंटेग्यूमेंट्स बोलते हो, आप सबको ओव्यूल का स्ट्रक्चर पता ही है। तो ओव्यूल में जब साइड में आप ये इंटेग्यूमेंट्स बोलते हो ना, यही इंटेग्यूमेंट्स आगे चलकर क्या बना लेते हैं, ये इंटेग्यूमेंट्स आगे चलकर सीड का कोट बना लेते हैं या सीड की कवरिंग बना लेते हैं, ठीक है। तो हर एक सीड में आपको एक सीड कोट नज़र आएगा, हर एक सीड में आपको कॉटिलेडन्स मिलेंगे। अगर 2 कॉटिलेडन दिख रहे हैं तो वो एक डाइकॉट सीड है, और अगर आपको एक सिंगल कॉटिलेडन दिखाई दे रहा है तो वो एक मोनोकॉट सीड है। और आपको पता ही है कि सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है, सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है उसमें नीचे वाले पार्ट को हम रेडिकल कहते हैं, जिससे पूरा रूट सिस्टम निकलता है, और ऊपर वाले पार्ट को प्ल्यूम्यूल कहते हैं, जिससे पूरा शूट सिस्टम निकलता है। गॉट इट? सो हर एक सीड में आपको एक सीड कोच मिलेगा, कॉटिलेडन्स मिलेंगे, प्ल्यूम्यूल मिलेगा और रेडिकल मिलेगा, और हर एक सीड अपने अंदर ढेर सारा फूड मटेरियल स्टोर करके रखता है। सीड में फूड मटेरियल 2 जगह स्टोर हो सकता है, या तो एंडोस्पर्म में या कॉटिलेडन में। अगर कॉटिलेडन्स ने पूरे एंडोस्पर्म को खा लिया तो इसका मतलब सारा फूड कहाँ जाकर रिजर्व हो गया, कॉटिलेडन में, ठीक है। तो 2 जगह होती हैं जहाँ पर फूड स्टोर हो सकता है, एक है कॉटिलेडन और दूसरा है एंडोस्पर्म। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिसमें केवल कॉटिलेडन्स होते हैं क्योंकि उन्होंने पूरा एंडोस्पर्म खा लिया, और कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म भी होता है और कॉटिलेडन भी होता है। गॉट इट? तो यहाँ पर आपको एक सीड दिखाई दे रहा है, लुक एट दिस सीड। आप यहाँ पर इस सीड को देखिए, इस सीड में आपको सबसे बाहर आप देखिए, आपको एक सीड कोट नज़र आ रहा है। सबसे बाहर देखिए सीड की आपको कवरिंग नज़र आ रही है, जिसको हम सीड कोट बोलते हैं। इसके अंदर देखिए ये खाना पीना स्टोर है सीड का, और यहाँ पर आप देखोगे आपको यहाँ पर एक ये एम्ब्रियो दिखाई दे रहा है। इस एम्ब्रियो में जो नीचे वाला पार्ट है ये रेडिकल है, और ऊपर वाला पार्ट प्ल्यूम्यूल है। प्ल्यूम्यूल विल गिव राइज टू शूट सिस्टम, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स। ओके, अगर हम किसी भी सीड को 2 पार्ट्स में खोल दें, जैसे मैंने इस सीड को 2 पार्ट्स में खोल दिया, बटर है, मटर को आप 2 पार्ट्स में खोल सकते हो, ओपन कर सकते हो। राजमा है, राजमा को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। तो अगर आप किसी भी सीड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो तो वो डाइकॉट सीड है। जैसे यहाँ पर हमने एक सीड को ओपन कर दिया, और आप देखिए इस सीड में सबसे बाहर आपको ये सीड की कवरिंग दिखाई दे रही है, ये सीड का कोट है। ओके, ये इसके अंदर आप देखिए यहाँ पर ये एम्ब्रियो है। इस एम्ब्रियो में ये नीचे का पार्ट है, नीचे के पार्ट को हमने नाम दिया है रेडिकल, और यहाँ पर ये ऊपर का पार्ट है, ऊपर के पार्ट को हमने नाम दिया है प्ल्यूम्यूल। क्या नाम दिया है इसको? इसको प्ल्यूम्यूल नाम दिया है। गॉट इट? देखिए जैसे ये जो हमारा एम्ब्रियो होता है, इधर आप देखिए, मैं इसको आपको फिर से दिखा रही हूँ, 1 मिनट। जैसे एक और देख लीजिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको ये 2 पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, ये 2 सीड। फॉर एग्जांपल ये एक राजमा है, राजमे का सीड है। राजमा हम सब खाते हैं ना, राजमा चावल। सो ये राजमा है, राजमा के सीड्स को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। तो ये इसके ये 2 कॉटिलेडन्स हैं, और जहाँ ये 2 कॉटिलेडन्स मिलते हैं वहाँ पर एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो का नीचे वाला पार्ट इज़ रेडिकल, ऊपर वाला पार्ट इज़ प्ल्यूम्यूल, ठीक है। आप किसी भी एम्ब्रियो को जब आप देखोगे, जब आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि किसी भी एम्ब्रियो के अंदर आपको जैसे मैं यहाँ पर देखती हूँ, देखिए ये मेरे को लास्ट में यहाँ जगह मिल रही है, तो लास्ट में यहाँ पर देख लेते हैं इसको। वेट, यस, ये देखिए, जैसे ये यहाँ पर मैंने एक एम्ब्रियो बनाया, ये इसके 2 कॉटिलेडन्स हैं और ये एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो के अंदर हम एक इमेजिनरी लाइन मान के चलते हैं कि दिस इज़ एन इमेजिनरी लाइन, और इस इमेजिनरी लाइन को हम कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। आप ये देखिए, इस पॉइंट से ये 2 कॉटिलेडन्स निकलना शुरू हुए हैं। जिस पॉइंट से 2 कॉटिलेडन्स निकलना शुरू होते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं कॉटिलैडनरी नोड। क्या कहते हैं उस पॉइंट को? उस पॉइंट को हम कहते हैं कॉटिलैडनरी नोड। क्या कहते हैं उस पॉइंट को? उस पॉइंट को हम कहते हैं कॉटिलैडनरी नोड, क्योंकि यहाँ से 2 कॉटिलेडन्स निकलना शुरू हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें, ये यहाँ पर 2 कॉटिलेडन्स हैं, ये इनका कॉटिलैडनरी नोड है, और ये इसका नीचे का पार्ट है। तो यहाँ जो एक कॉटिलैडनरी नोड आपको दिख रहा है, इसके नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं हाइपोकोटाइल। क्या कहते हैं? हाइपोकोटाइल।
और इसके ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल। तो आप अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए, जिस पॉइंट से कॉटिलेडन्स निकल रहे हैं उस पॉइंट को कॉटिलेडनरी नोड बोल रहे हैं, उससे नीचे का एम्ब्रियो का सारा पार्ट हाइपोकोटाइल है और उसके ऊपर का सारा पार्ट एपिकोटाइल है, ठीक है। अब हाइपोकोटाइल मतलब नीचे वाला पार्ट, इसका भी सबसे नीचे वाला पार्ट रेडिकल है, और ये जो एपिकोटाइल आपको दिख रहा है ऊपर वाला पार्ट, इसका भी सबसे ऊपर वाला पार्ट प्ल्यूम्यूल है, इसका भी सबसे ऊपर वाला पार्ट प्ल्यूम्यूल है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्लियर रहिए एक दो टर्म्स के लिए। एपिकोटाइल सबसे ऊपर वाला पार्ट, एपिकोटाइल कॉटिलेडनरी नोड के ऊपर वाला पार्ट, हाइपोकोटाइल कॉटिलेडनरी नोड के नीचे वाला पार्ट, और हाइपोकोटाइल का भी सबसे नीचे वाला पार्ट रेडिकल, और एपिकोटाइल का सबसे ऊपर वाला पार्ट प्ल्यूम्यूल। तो देखिए यहाँ पर एक बार मैं इसको फिर से रिवाइज करवा रही हूँ आपको। ये हो गई कॉटिलेडनरी नोड, ये इसका एम्ब्रियो का नीचे वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट इज़ एपिकोटाइल, नीचे वाला पार्ट इज़ हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल का भी सबसे नीचे वाला पार्ट रेडिकल, एपिकोटाइल का सबसे ऊपर वाला पार्ट प्ल्यूम्यूल, ठीक है। तो आई होप आई हैव मेड यू क्लियर नाउ। अब हम आगे चलते हैं, अब इसके आगे चलें और यस ओके, कमिंग यस, नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। आप देखिए यहाँ पर मैंने आपके सामने एक मोनोकॉट सीड बनाया हुआ है और एक मैंने आपके सामने यहाँ पर डाइकॉट सीड बनाया हुआ है। चलिए यहाँ से हमने पढ़ना छोड़ दिया था। यस, नाउ मोनोकॉटिलेडनस। मोनोकॉटिलेडनस मतलब एक ऐसा सीड जिसमें आपको एक सिंगल कॉटिलेडन यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। सो एज यू ऑल कैन सी दिस इज़ अ सिंगल कॉटिलेडन, इट इज़ विजिबल हियर। अब आप इसमें देखिए आपको यहाँ पर कौन कौन से पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं एक मोनोकॉट सीड की बात करूँ, मोनोकॉट सीड को आप दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एक मक्के का सीड है, मेज़ का सीड है, प्लीज़ आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। जब आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो बिखर जाएगा, टूट जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो ये मोनोकॉट है। अब एक मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर देखिए दिखता कैसा है वो आप समझ लीजिए। किसी भी मोनोकॉट सीड में ये देखिए ऊपर, अच्छा मैं आपसे बोलूँ आप ना एक भुट्टा लेकर आइए मार्केट से और उसको खाइए, तो आप क्या खाते हो? भुट्टे के सीड्स खाते हो। तो आपके लिए वो जो कॉर्न है, जो भुट्टा है, उसके जो सीड्स हैं वही आपके लिए फ्रूट है ना। तो भुट्टा जो होता है उसके अंदर सीड्स आपके लिए सीड्स भी हैं और सीड्स आपके लिए फ्रूट भी हैं, क्योंकि फ्रूट के नाम पर आप सीड्स ही खाते हो। फ्रूट की वॉल को हम कहते हैं पेरिकार्प और सीड की वॉल को, सीड की कवरिंग को हम कहते हैं टेस्टा। सीड की कवरिंग को हम कहते हैं टेस्टा। जैसे देखो यहाँ पर ये सीड है और सीड की कवरिंग्स आपको दिख रही है। इस सीड के अंदर दो कवरिंग्स होती है। ये सीड कोट दिख रहा है ना आपको, इस सीड के अंदर, इस सीड कोट के अंदर दो कवरिंग्स हैं, एक बाहर की कवरिंग है और एक अंदर की कवरिंग है। बाहर की कवरिंग को हम कहते हैं टेस्टा, क्या कहते हैं? टेस्टा। और अंदर की कवरिंग को हम कहते हैं टैगमेन, क्या कहते हैं? टैगमेन। फिर से याद कर लीजिए, सीड कोट या सीड की कवरिंग दो लेयर्स की बनी है, टेस्टा बाहर की कवरिंग है और टैगमेन अंदर की कवरिंग है। ये बात कर रहे हैं हम सिंपल सीड की, लेकिन अगर हम एक मोनोकॉट जैसे मक्के के सीड की बात करें तो यहाँ पर फ्रूट भी वही है और सीड भी वही है। तो यहाँ पर जो हम ये मक्का देख रहे हैं, मक्के का जो सीड देख रहे हैं, मेज़ का जो सीड देख रहे हैं, फ्रूट की वॉल को हम क्या कहते हैं? पेरिकार्प। तो ये हमारे लिए फ्रूट है, तो ये फ्रूट की वॉल भी आपको यही आपको दिखाई दे रही है, या सीड की कवरिंग, सीड का कोट भी हमारे लिए यही है। तो हम ये बोलेंगे कि ये पेरिकार्प जो मोनोकॉट सीड है, स्पेशली अगर हम बात करें मक्के के सीड की, मेज़ के सीड की, तो उसमें पेरिकार्प और सीड कोट एक ही है, ठीक है। तो चलिए उसके अंदर चलते हैं। जब उसके अंदर जाते हैं तो हमें यहाँ पर एक प्रोटीन की बनी हुई एक लेयर मिलती है। एज यू ऑल कैन सी, ये पिंक कलर की लेयर आपको दिख रही है। एज यू ऑल कैन सी, ये आपको पिंक कलर की लेयर दिख रही है और इस पिंक कलर की लेयर को हम कहते हैं एल्यूरॉन लेयर। क्या कहते हैं इस पिंक कलर की लेयर को? एल्यूरॉन लेयर कहते हैं। ये इट इज़ नॉट पिंक कलर, ये मैं बता रही हूँ आपको कि इस अंदर वाली लेयर को हम एल्यूरॉन लेयर बोलते हैं और ये प्रोटीन में बहुत रिच होती है। अगर आप इसके ऊपर हाथ लगाओगे तो ये बहुत ही हल्की सी आपको चुभने वाली मिलेगी। एल्यूरॉन लेयर थोड़ी सी हॉर्नी होती है, चुभने वाली होती है। इट इज़ रिच इन प्रोटीन्स एंड वी कॉल इट एल्यूरॉन। जब इस एल्यूरॉन के अंदर आएंगे तो आपको यहाँ पर न्यूट्रिशन से भरा हुआ एक एरिया दिखाई देगा और इस न्यूट्रिशन से भरे हुए एरिया को हम बोलते हैं एंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म। आप एंडोस्पर्म के बाहर निकल आओ। जैसे आप एंडोस्पर्म के बाहर आओगे, ये आपको यहाँ पर मिल रहा है पूरा एम्ब्रियो। ये पूरा ग्रीन कलर का आपको ये एम्ब्रियो दिखाई दे रहा है। अब इसका एम्ब्रियो डाइकॉट के एम्ब्रियो से थोड़ा सा अलग है। अगर आप इसके एम्ब्रियो को देखो तो आपके एम्ब्रियो, इसके एम्ब्रियो में आपको ऊपर की तरफ एक ये एरिया दिखाई दे रहा है एंड दिस इज़ अ सिंगल कॉटिलेडन। क्या है ये एक कॉटिलेडन है।
तभी तो इसका नाम मोनोकॉट सीड है। और मोनोकॉट्स में जो कॉटिलेडन होता है उसको कॉटिलेडन ना बोलकर हम इसको एक अलग टर्म देते हैं, और उस अलग टर्म का नाम है स्क्यूटेलम। क्या नाम है उसका? उसका नाम है स्क्यूटेलम। उसका नाम है स्क्यूटेलम, ठीक है। तो याद रखिए, मोनोकॉट सीड में जो कॉटिलेडन है उसको हम स्क्यूटेलम बोलते हैं। अब स्क्यूटेलम के नीचे आ जाइए तो देखिए आपको ये लाइट ग्रीन कलर की कवरिंग दिखाई दे रही है। इस लाइट ग्रीन कलर की कवरिंग ने इस पूरे एम्ब्रियो को कवर किया हुआ है। एम्ब्रियो तो ये डार्क ग्रीन कलर वाला है, ये पूरा डार्क ग्रीन कलर वाला एम्ब्रियो है। इस एम्ब्रियो को एक कवरिंग कवर करके रखती है मोनोकॉट्स में, और इस कवरिंग को हम बोलते हैं सीलप्टाइल। क्या बोलते हैं इस कवरिंग को? इस कवरिंग को हम सीलप्टाइल बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए ये रहा एम्ब्रियो की एक्सिस, जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ ना, एम्ब्रियो की एक्सिस है, और इस एम्ब्रियो की एक्सिस से ऊपर की तरफ ये कॉटिलेडन निकल गया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये एम्ब्रियो की एक्सिस है। इस एम्ब्रियो की एक्सिस में आप ध्यान से देखिए, ऊपर वाला एरिया इज़ प्ल्यूम्यूल और नीचे वाला एरिया इज़ रेडिकल। आपको पता है ये रेडिकल क्या बनाएगा? रेडिकल आगे चलकर रूट सिस्टम बनाएगा। अच्छा, हर एक रूट में नीचे की तरफ क्या होती है? रूट कैप होती है, ठीक है। अब रूट कैप बनाने वाले टिश्यूज़ को हम क्या बोलते हैं, या रूट कैप बनाने वाले जो स्पेशल एरियाज़ हैं वो क्या है? रूट कैप बनाने की जिम्मेदारी होती है स्पेशल टिश्यूज़ की, जिनका नाम है सीलोराइजा। तो आप देखो यहाँ पर, दिस इज़ एम्ब्रियो की एक्सिस। एम्ब्रियो की एक्सिस में ऊपर वाला पार्ट इज़ प्ल्यूम्यूल, नीचे वाला पार्ट इज़ रेडिकल, और रेडिकल के भी नीचे आप देखो ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं सीलोराइजा। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम सीलोराइजा बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स आपको एक मोनोकॉट सीड में पता होने चाहिए। आपको यू हैव टू बी वेरी थॉरो विद व्हाट इज़ द कवरिंग ऑफ अ मोनोकॉट सीड मेड अप ऑफ। इट इज़ मेड अप ऑफ सीड कॉट एंड पेरिकार्प। एल्यूरॉन की लेयर क्या होती है? एंडोस्पर्म कहाँ होता है? स्क्यूटेलम कहाँ है? सीलेप्टाइल क्या चीज़ होती है? प्ल्यूम्यूल क्या है? रेडिकल क्या है? सीलोराइजा किसको कवर करता है, ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ बता दूँ, जो यहाँ दिखाई नहीं गई है, दिस इज़ एंडोस्पर्म एंड दिस इज़ एम्ब्रियो। इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक एपिथीलियम नाम की लेयर होती है, और इस एपिथीलियम नाम की लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एपिथीलियम नाम की लेयर एंडोस्पर्म में से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर करके किसको देती है? एम्ब्रियो को देती है, ठीक है। सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एपिथीलियम। देखो सेम सीड आपको यहाँ फिर से बताया हुआ है, जो आप पढ़ चुके हो वही है। दिस इज़ एंडोस्पर्म, ये यहाँ पर स्क्यूटेलम यानी यहाँ पर ये कॉटिलेडन है इसका एक सिंगल, ये एम्ब्रियो की एक्सिस है। एम्ब्रियो की एक्सिस में ऊपर प्ल्यूम्यूल है, नीचे रेडिकल है, और सबके नीचे सीलोराइजा है। और ये स्क्यूटेलम आप समझ जाइए, मैडम का कहने का मतलब है स्क्यूटेलम इज़ नथिंग बट साइड में यहाँ पर एक सिंगल कॉटिलेडन यहाँ निकल जाता है ना, जो आपको पहले वाले डायग्राम में ज़्यादा क्लियर था। और ये जो आपको सीलेप्टाइल दिख रही है, मैंने पहले बताया आपको, सीलेप्टाइल वो कवरिंग है जो इस एम्ब्रियो को कवर करती है, ठीक है। चलिए, सो नाउ लेट्स कम टू इट्स एक्सप्लेनेशन। देखो यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि जो मोनोकॉट सीड्स होते हैं दे हैव एन एम्ब्रियो, मतलब एक मोनोकॉट सीड में एम्ब्रियो होते हैं, और हर एक एम्ब्रियो में आपको केवल एक सिंगल कॉटिलेडन दिखाई देगा, तभी तो ये मोनोकॉट सीड्स कहलाते हैं। और इनमें कॉटिलेडन को कॉटिलेडन ना बोलकर हम एक अलग से नाम देते हैं स्क्यूटेलम। एक साइड से कॉटिलेडन ऐसे निकला होता है जैसे तलवार निकलती है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्क्यूटेलम। ओके, आगे नेक्स्ट इज कि जनरली ये देखा जाता है कि जो स्क्यूटेलम जो होता है उसका जो शेप होता है शील्ड के जैसा, जैसे एक तलवार है या एक ढाल होती है जिससे हम अपने आप को बचाते हैं, दैट इज़ शील्ड, उसके जैसा इसका शेप होता है। और ये जो स्क्यूटेलम है, अगर हम मोनोकॉट्स की बात करते हैं तो स्क्यूटेलम जो है लेटरल साइड पर होता है, मतलब एक साइड पर होता है। देखा ना आप लोगों ने कि ये बॉडी है एम्ब्रियो की, और यहाँ साइड में एक साइड में ये स्क्यूटेलम निकल जाता है, इट इज़ नॉट इन द सेंटर। सो स्क्यूटेलम लेटरली प्रेजेंट है, एक साइड में प्रेजेंट है टुवर्ड्स वन साइड ऑफ द एम्ब्रियोनिक एक्सिस। लाइक डाइकोटिलेडन्स, एम्ब्रियोनिक एक्सिस या एम्ब्रियो एक्सिस ऑफ मोनोकोटिलेडन्स possesses शूट टिप, माने बाकी सारी चीज़ें सही हैं, शूट टिप ऊपर की तरफ यानी प्ल्यूम्यूल होगा, नीचे की तरफ रेडिकल होगा, बट स्क्यूटेलम जो है यानी कॉटिलेडन जो है वो इन मोनोकॉट सीड में एक साइड में होता है, लेटरली ये प्रेजेंट होता है। गॉट इट? सो ये था मोनोकॉट्स के बारे में। डाइकॉट्स के बारे में मतलब दो कॉटिलेडन्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं क्लियर, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये मोनोकॉट का डायग्राम आप देख लीजिए और डाइकॉट का डायग्राम देख लीजिए। अब एक क्वेश्चन या एक टर्म आपको मिल सकती है, व्हाट आर एंडोस्पर्मिक सीड।
एंडोस्पर्मिक सीड्स वो सीड्स होते हैं जिनमें आपको बड़ा सा एंडोस्पर्म दिखता है। जैसे देखो मोनोकॉट, इस मोनोकॉट सीड में अगर आप देखोगे बच्चे, तो इस मोनोकॉट सीड में आपको एक बड़ा सा एंडोस्पर्म बहुत क्लियर दिखाई देगा, है ना। ये देखो आपको इसमें एंडोस्पर्म क्लियर दिखाई दे रहा है, तो ये सीड हो गया एंडोस्पर्मिक सीड। अच्छा, ये जो एंडोस्पर्म है ये प्रोटीन्स में बहुत रिच होता है, वाइट कलर का होता है। एग होता है, एग अंडा, अंडे के अंदर जो वाइट वाला पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं एल्ब्यूमिन। क्या कहते हैं उसको? एल्ब्यूमिन। तो मैंने जैसे आपको बताया कि इस एंडोस्पर्म का कलर भी वाइट होता है, तो अगर कोई सीड ऐसा है जिसमें एंडोस्पर्म है तो हम उस सीड को क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं, या हम इसको एक और नाम से बुला सकते हैं, एल्ब्यूमिनस सीड्स। क्या बोल सकते हैं इसको? एल्ब्यूमिनस सीड। चलिए इसी पर ये हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन डिपेंडेंट है। पहला है एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड वो सीड्स होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म होता है। सो एंडोस्पर्मिक सीड्स मतलब ये वो सीड्स हैं जिनमें स्पेशल फूड रिजर्विंग टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं, जिनमें स्पेशल फूड रिजर्विंग टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख रहे हैं कि स्पेशल फूड रिजर्विंग टिश्यू यानी एंडोस्पर्म इट इज़ वेरी मच प्रोमिनेंट, बहुत बड़ा सा आपको ये दिखाई देता है एंडोस्पर्म। और अगर एंडोस्पर्म बड़ा है तो याद रखिए कॉटिलेडन्स जो होंगे वो बहुत थिन होंगे, पतले होंगे, लीफ लाइक होंगे। अगर एंडोस्पर्म का साइज़ बड़ा है तो बेचारे कॉटिलेडन ने एंडोस्पर्म को नहीं खाया, और अगर कॉटिलेडन्स ने स्पर्म को नहीं खाया तो वो पतले होंगे, थिन होंगे, लीफ लाइक होंगे। और इसका एग्जाम्पल है कैस्टर। आपने नाम सुना है कैस्टर ऑयल? छोटे बच्चों के पेट में दर्द होता है तो उनको कैस्टर ऑयल पिला देते हैं, है ना, कैस्टर। तो कैस्टर जो होता है ये देखिए ऐसा ऐसा होता है कैस्टर का शेप, देखिए बाहर से कैस्टर का सीड ऐसा दिखाई देता है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये देखो इस कैस्टर के अंदर आपको ये दिख रहा होगा, बाहर ये सीड कोट दिखाई दे रहा है आपको, बाहर आपको ये सीड कोट दिखाई दे रहा है, वेट, ये बाहर आपको यहाँ पर ये सीड कोट दिखाई दे रहा होगा, तो ये बाहर सीड कोट है। इसके अंदर देखो ये ब्लू कलर का पूरा बड़ा एरिया एंडोस्पर्म से बना हुआ है। बेचारे कॉटिलेडन्स कितने दुबले पतले हैं, है ना। और ये नीचे की तरफ आपको यहाँ पर एम्ब्रियोनिक एक्सिस है, यहाँ पर इसका ऊपर वाला पार्ट इज़ एपिकोटाइल, नीचे वाला पार्ट इज़ हाइपोकोटाइल, नीचे की तरफ आपको यहाँ पर रेडिकल दिखाई दे रहा है। तो याद रखिए अगर किसी भी सीड में एंडोस्पर्म का साइज़ बहुत बड़ा है तो उसमें कॉटिलेडन्स का साइज़ छोटा होगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स इसके ऑपोजिट होते हैं। नॉन एंडोस्पर्मिक नाम से पता चल रहा है कि सीड के पास एंडोस्पर्म नहीं है। क्यों नहीं है एंडोस्पर्म? क्योंकि कॉटिलेडन्स ने पूरा एंडोस्पर्म खा लिया, और अगर कॉटिलेडन्स ने पूरा एंडोस्पर्म खा लिया तो कॉटिलेडन्स काफ़ी थिक हो गए हैं, मोटे हो गए हैं, एंड दे आर रिचली सप्लाइड विद द फूड रिजर्व्स, फूड मटेरियल। तो यहाँ लिखा है फूड रिजर्व इज़ देयर, पूरा फूड रिजर्व कहाँ पहुँच गया है? कॉटिलेडन्स में पहुँच गया है, और एंडोस्पर्म प्रेजेंट ही नहीं है। तो ये जो आप मटर खाते हो, बीन्स खाते हो, राजमा खाते हो, ये सब क्या है? ये मोटे मोटे कॉटिलेडन्स आप खाते हो। ठीक है, तो ये देखिए ये डाइकॉट सीड के एग्जाम्पल्स हैं या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। याद रखिए पी, मटर ये सब नॉन एंडोस्पर्मिक है क्योंकि इसमें कॉटिलेडन्स आप खाते हो। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये कुछ टर्म्स हैं जो हमने पूरा चैप्टर कर लिया है, लेकिन फिर भी कुछ टर्म्स हैं जो आपके लिए रह गई हैं, और ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। ये टर्म है बेसिपीटल सक्सेशन। क्या है ये? बेसिपीटल सक्सेशन। बेसिपीटल सक्सेशन किसको बोलते हैं? बेसी यानी बेस। बेसिपीटल सक्सेशन ये कहता है कि जितने भी नए नए फ्लावर्स आएंगे वो सब नीचे की तरफ आएंगे, और पुराने जितने भी फ्लावर्स हैं वो ऊपर चलते चले जाएंगे। मतलब एक नया प्लांट लगा है, उस नए प्लांट में पहली बार कोई फ्लावर आया, अब जो नेक्स्ट टाइम जो फ्लावर आएगा वो पुराने वाले फ्लावर के नीचे से निकलेगा। ठीक है, और जो नया फ्लावर आएगा वो और नीचे से और नीचे से और नीचे से, तो जो जितने भी पुराने फ्लावर्स होंगे वो सारे ऊपर की तरफ चलते चले जाएंगे। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है क्लीरोडेंड्रम नाम का एक फ्लावर होता है, और जैस्मिन। जैसे यहाँ पर आप देखो ये जो है, ये देखिए ये जो फ्लावर मैंने लिया है ये रुकिए जरा, बड़ा अजीब सा नाम है इसका, क्लीरोडेंड्रम। क्या नाम है? क्लीरोडेंड्रम। तो ये उसका मैंने आपको पिक्चर दिया, और ये जो है ये जैस्मिन। ठीक है, इसमें आप देखिए जितने भी पुराने फ्लावर्स हैं बड़े साइज़ के हैं, देखिए ये, और बड़े साइज़ के फ्लावर्स ऊपर हैं, और जितने भी नए नए निकल रहे हैं नीचे की तरफ वो छोटे साइज़ के हैं। ठीक है, तो पुराने फ्लावर्स ऊपर चलते चले जाएंगे और नीचे की तरफ नए फ्लावर्स आएंगे। सो दिस सक्सेशन इज़ नोन एज बेसिपीटल सक्सेशन। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं बेसिपीटल सक्सेशन। ठीक है, तो ये था आपका बेसिपीटल सक्सेशन के बारे में, ये था आपका बेसिपीटल सक्सेशन के बारे में।
वैसे तो हम लोगों ने यहाँ कोशिश की है कि काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कर ली जाएं, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी जो है कवर नहीं हुई, कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो कवर नहीं हुई। जैसे ये देखो, ये बेसिपिटल सक्सेशन मैंने आपको बताया एक नई टर्म है। इसके अलावा ये कुछ और टर्म्स मैं आपको बता रही हूँ, ये कुछ और टर्म्स मैं आपको बता रही हूँ, तो थोड़ा सा आप ज़रा इसको ध्यान से सुनिएगा। किसी भी फ्लावर को आप ट्राइमेरस, ये ऊपर चला गया, वेट, किसी भी फ्लावर के लिए आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो ट्राइमेरस। नाउ व्हाट इज़ ट्राइमेरस? कहाँ गया ये ट्राइमेरस हमारा? लेट मी चेक, वेट, यहाँ से। किसी भी फ्लावर को आप ट्राइमेरस बोलते हो अगर उसमें फ्लोरल अपेंडेजेस मतलब फ्लावर्स के अपेंडेजेस। फ्लावर के अपेंडेजेस क्या होते हैं? सेपल्स, पेटल्स, ये सब फ्लावर के अपेंडेजेस हैं। अगर फ्लावर के अपेंडेजेस 3 हैं या 3 के मल्टीपल हैं तो हम ऐसे फ्लावर को बोलते हैं ट्राइमेरस फ्लावर्स। जैसे सेपल्स 3 हैं, पेटल्स भी 3 हैं, अंदर जो स्टेमन्स हैं वो 6 हैं, अंदर जो गाइनोशियम है वो फिर 3 है। तो या तो फ्लावर के पार्ट्स 3 हैं या 3 के मल्टीपल हैं, तो ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं ट्राइमेरस। अगर फ्लावर के पार्ट्स अपेंडेजेस 4 हैं या 4 के मल्टीपल्स में हैं तो टेट्रामेरस, 5 हैं या 5 के मल्टीपल्स हैं तो पेंटामेरस इनको बोलेंगे। ठीक है, ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। एक टर्म है गैमोसेपलस। गैमोसेपलस किसको बोलते हैं? सुन लीजिए ध्यान से। गैमो का मतलब होता है फ्यूज्ड, फ्यूजन। जब कोई चीज़ आपस में फ्यूज्ड हो गई है, चिपक गई है। क्या फ्यूज्ड हो गए हैं यहाँ पर? सेपल्स फ्यूज्ड हो गए हैं। क्या फ्यूज्ड हो गए हैं यहाँ पर? सेपल्स फ्यूज्ड हो गए हैं। ठीक है, द सेपल्स आर फ्यूज्ड। यहाँ पर आप देखोगे, जैसे मैं आपको देखो एक डायग्राम बता रही हूँ, इस डायग्राम में आप देखो ये सेपल्स हैं, दिख रहे हैं आपको, ये सेपल्स हैं। लेकिन आप देखिए कोई भी सेपल अलग नहीं है, सारे सेपल्स नीचे से आप देखिए सब आपस में फ्यूज्ड हो गए हैं। अगर मैं एक सेपल को खींचूंगी तो पूरे के पूरे सेपल्स, ये पूरी कवरिंग ही निकल आएगी फ्लावर में से। ठीक है, सो दिस कंडीशन इज व्हाट वी कॉल गैमोसेपलस कंडीशन। सो गैमो मीन्स फ्यूज्ड। अगर सेपल्स आपस में फ्यूज्ड हो गए हैं या जॉइंट हो गए हैं, या तो पूरी तरह जॉइंट हो गए हैं या केवल बेस पे भी जॉइंट हो गए हैं, तो भी हम इस कंडीशन को बोलते हैं गैमोसेपलस। इसका बेस्ट एग्जांपल है हिबिस्कस। तो ये ऊपर वाला जो फ्लावर आपको दिख रहा है पिंक कलर का, ये हिबिस्कस है, और इसके नीचे का ये जो आपको पर्पल कलर का फ्लावर दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं पेरीविंकल। इस फ्लावर को बोलते हैं पेरीविंकल फ्लावर। सो ये दोनों कंडीशंस आपको क्या दिख रही है? ये दोनों कंडीशंस आपको गैमोसेपलस कंडीशन दिखाई दे रही है। क्लियर देखिए, ये एक सेपल था, दूसरा सेपल, तीसरा सेपल, सारे सेपल्स नीचे से फ्यूज हो गए, है ना। अब यहाँ पर देखिए ये पूरी तरह से ऊपर वाली कंडीशन में तो आपको दिख रहा है सेपल्स पूरी तरह से फ्यूज्ड हैं, और नीचे वाले में आप देखिए कि ये ऊपर से तो अलग अलग से दिख रहे हैं थोड़े से, लेकिन नीचे की तरफ से सब फ्यूज्ड है। सो दिस कंडीशन इज नोन एज पॉलीसेपलस कंडीशन। क्या बोलते हैं इस कंडीशन को? दिस कंडीशन इज नोन एज, सॉरी नॉट पॉलीसेपलस, दिस इज व्हाट वी कॉल गैमोसेपलस। क्या बोलते हैं इसको? गैमोसेपलस। गैमो माने फ्यूज्ड। इसका ऑपोजिट है पॉलीसेपलस। इसका ऑपोजिट है पॉलीसेपलस। पॉलीसेपलस कहते हैं व्हेन सेपल्स आर नॉट फ्यूज्ड, जब सेपल्स फ्यूज्ड नहीं है, जब सेपल्स फ्यूज्ड नहीं है। तो सेपल्स जब फ्यूज नहीं होंगे, सारे सेपल्स अलग अलग दिख रहे हैं। देखो यहाँ पर मैं एक ड्रॉ कर देती हूँ आपके लिए एक डायग्राम। इसका कोई डायग्राम तो यहाँ नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए यहाँ पर एक डायग्राम इसका फ्यूज देखती हूँ। देखिए, ओह सॉरी, ये वापस आ रहे हैं अपनी जगह पर, वापस आ रहे हैं अपनी जगह पर। वेट, देखिए ये सब आप पढ़ कर आ चुके हो पहले, है ना। राइट, पॉलीसेपलस ऑपोजिट होता है गैमोसेपलस का। सो पॉलीसेपलस में व्हाट इज़ देयर, आप देखिए पॉलीसेपलस कहता है कि ये पेडिसल है नीचे, ये थैलेमस है, और ये सेपल बिल्कुल अलग है, ये सेपल बिल्कुल अलग है, ये सेपल बिल्कुल अलग है। तो ये सारे सेपल्स एक दूसरे से अलग हैं। सो दिस कंडीशन इज नोन एज पॉलीसेपलस कंडीशन। ऐसी कंडीशन आपको रोज़, कोई भी, सबके घरों में रोज़ बड़ा कॉमन है, तो अपने घर में जाओ, अपने गमले में जाकर देखो जहाँ रोज़ लगा हुआ है उसमें आपको सारे सेपल्स एक दूसरे से अलग मिलेंगे। सो दिस इज़ पॉलीसेपलस कंडीशन। ऐसी एक और फ्लावर है, उसका नाम है मैग्नोलिया। मैग्नोलिया में भी आपको सारे सेपल्स अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। आगे लिखा है जो कोरोला। अगर हम कोरोला की बात करें, कोरोला मतलब पेटल्स। पेटल्स भी जो हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। पेटल्स भी ऐसे हो सकते हैं कि पेटल्स आपस में फ्यूज्ड हैं। अगर पेटल्स आपस में फ्यूज्ड हैं तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे गैमोपेटलस, यानी पेटल्स आपस में चिपके हुए हैं। या इसका ऑपोजिट है पॉलीपेटलस, यानी पेटल्स आपस में चिपके नहीं है, पेटल्स आपस में फ्री है। आप ये देखिए, दो डायग्राम्स हैं शानदार। इसमें देखिए
ये सारे पेटल्स हैं। ये एक पेटल आपको दिख रहा है, ये एक पेटल आपको दिख रहा है, ये दूसरा पेटल। तो सारे पेटल्स देखिए नीचे से जब फ्यूज़ हो जाएंगे ना तो सारे पेटल्स चिपके हुए हैं। तो नीचे आपको इस तरह का एक स्ट्रक्चर नज़र आएगा और केवल ऊपर ऊपर के पार्ट जो है ना पेटल के वो अलग है, बाकी नीचे से पूरे पेटल्स आपस में फ्यूज्ड हैं। सो दिस कंडीशन इज गैमोपेटलस कंडीशन। और ये देखिए रोज़ में आप एक पंखुड़ी निकालोगे, एक पेटल निकालोगे, दूसरे पेटल पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पेटल्स आपस में फ्यूज्ड नहीं है। सो दिस कंडीशन इज़ व्हाट वी कॉल पॉलीपेटलस कंडीशन। ठीक है। सो पॉलीसेप्लस, पॉलीपेटलस जब सब चीज़ें फ्री हैं, गैमोसेप्लस, गैमोपेटलस जब चीज़ें फ्यूज्ड हैं। गैमोसेप्लस में सेपल्स फ्यूज्ड हैं और गैमोपेटलस में पेटल्स फ्यूज्ड हैं। ठीक है। आगे देखिए, बाकी तो हम पढ़ चुके हैं लेकिन कुछ टर्म्स जो मुझे लगा कि रह गई हैं आपके लिए, ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। अगर आप मैंगो की बात करते हो, मैंगो का जो फ्रूट होता है और जो कोकोनट का फ्रूट होता है, इसमें फ्रूट को हम क्या बोलते हैं? ड्रूप। ऐसे फ्रूट को हम बोलते हैं ड्रूप फ्रूट। क्या होता है ड्रूप फ्रूट? देखिए, जितने भी फ्रूट्स ड्रूप फ्रूट्स होते हैं दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी। मतलब फ्लावर कैसा है? मोनोकार्पलरी, यानी जो हमारा फ्लावर है उस फ्लावर के अंदर केवल एक सिंगल कार्पल है। तो अगर मेरे पास एक फ्लावर है उसमें सिंगल कार्पल है और उस कार्पल की ओवरी कैसी है? सुपीरियर ओवरी है। और अगर वो ओवरी एक फ्रूट में डेवलप हो जाती है और उसमें सीड भी केवल एक ही है, तो ऐसे फ्रूट को हम कहेंगे ड्रूप फ्रूट। तो देखिए ड्रूप फ्रूट की कंडीशंस क्या क्या है? मोनोकार्पल, एक सिंगल कार्पल होना चाहिए, ओवरी सुपीरियर होनी चाहिए, सीड भी केवल एक होना चाहिए। तो ऐसे फ्रूट को हम कहते हैं ड्रूप फ्रूट। कभी अगर आपने नारियल फोड़ा हो तो नारियल में एक बीज निकलता है, छोटा सा होता है बिल्कुल, और कड़वा होता है खाने में वो बीज। तो अब जब कभी भी आप नारियल फोड़े उसके अंदर उसका बीज ज़रूर ढूंढिए। तो कोकोनट एंड मैंगो, क्योंकि इनके अंदर एक सीड है, सिंगल कार्पल होता है, पूरे कार्पल मतलब पिस्टिल, सिंगल पिस्टिल होता है पूरे फ्लावर में, और इसकी भी ओवरी सुपीरियर है। इसलिए जो मैंगो है या कोकोनट है वो किसका एग्जाम्पल है? वो ड्रूप फ्रूट का एग्जाम्पल है। ठीक है। अच्छा, फ्रूट की वॉल आपको पहले ही बता दिया, फ्रूट की वॉल को हम कहते हैं पेरिकार्प। अभी फ्रूट डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, कच्चा फ्रूट है तो उसकी वॉल को हम क्या कहते हैं? पेरिकार्प कहते हैं। और जब वही फ्रूट पक जाता है तो पेरिकार्प जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। सबसे बाहर की लेयर होती है एपिकार्प, जिसको आप छिलका बोलते हो फ्रूट का, जिसको आप छील के हटा देते हो। मिडिल वाला पार्ट जो फ्लैशी पार्ट है, एडिबल पार्ट है, खाने वाला पार्ट है, उसको आप मीजोकार्प बोलते हो। और सबसे अंदर का जो स्टोनी हार्ड पार्ट होता है उसको एंडोकार्प बोलते हो। मैंने पहले ही बताया, आप कभी जैसे आम का सीज़न चल भी रहा है, आप आम खाएंगे अगर, तो आम की आपको गुठली मिलती है, आप आम का छिलका हटा देते हो, अंदर का जो उसका फ्लैशी पार्ट होता है वो आप खा लेते हो। और आम की जो गुठली होती है वो दैट इज़ नॉट सीड, याद रखिए। आम आपने खाया तो आम की जो गुठली आप उसको धूप में सुखाने के लिए रख दीजिए, उसको फेंकिए मत। और जब वो सूख जाए तो पत्थर लेकर उसको तोड़िए, जब उसको तोड़ेंगे तो उसके अंदर आपको सीड मिलेगा। तो सीड के ऊपर ये जो हार्ड स्टोन जैसी कवरिंग है, दिस कवरिंग इज एंडोकार्प। ठीक है। तो फ्रूट की वॉल जो है जब पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है तो डिवाइड हो जाती है 3 पार्ट्स में, पेरिकार्प, मीजोकार्प, सॉरी पेरिकार्प कहेंगे जब फ्रूट की वॉल मैच्योर नहीं है, फ्रूट अभी डेवलप हो रहा है। और जब फ्रूट पूरी तरह डेवलप हो जाएगा तो पेरिकार्प 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, बाहर वाली एपिकार्प, बीच वाली मीजोकार्प और सबसे अंदर की एंडोकार्प। ठीक है। सेम डायग्राम इज गिवन इन योर एनसीईआरटी ऑल्सो। ये देखिए, ये मैंगो है, ये मैंगो का बाहर वाली लेयर है एपिकार्प, ये बीच का पार्ट जिसको आप खाते हो मीजोकार्प, और सबसे अंदर ये एंडोकार्प, और इसके अंदर ये सीड प्रेजेंट होता है। ठीक है। सेम यहाँ पर है ये नारियल। ठीक है। इस नारियल में अगर आप ध्यान से देखो, इस नारियल में आप देखो सबसे बाहर जो है वो एपिकार्प है, जो उसका हार्ड कवर है, दैट इज़ एपिकार्प। अंदर का जो पार्ट आप खा रहे हो उसके अंदर मीजोकार्प है और सीड इसके अंदर होता है। ठीक है। और आप जो एक्चुअली में मतलब ये जो आप इसका पता है, आप एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छी चीज़ है ये, 12th में तो आपको पढ़ना ही है। नारियल का जो सफ़ेद वाला पार्ट आप खाते हो, पता है आपको क्या खाते हो? वो आप एंडोस्पर्म खाते हो, वो आप एंडोस्पर्म खाते हो। नारियल में 2 तरह का एंडोस्पर्म होता है, सॉलिड एंडोस्पर्म, लिक्विड एंडोस्पर्म। लिक्विड एंडोस्पर्म उसका पानी है। एंडोस्पर्म पता है ना, न्यूट्रिशन से भरा हुआ टिश्यू। एंडोस्पर्म मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन है। तो इसका जो पानी है वो लिक्विड एंडोस्पर्म है, उसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है, बहुत ताकत मिलती है उसको पीने से। और ऐसी जो इसका वाइट वाला पार्ट है वो भी एंडोस्पर्म खाते हो आप, वो सॉलिड एंडोस्पर्म है। और ये जो बाहर आपको इसका खोल दिख रहा है, इसकी कवरिंग दिख रही है, दैट इज़ पेरिकार्प। और इसी कवरिंग की 3 लेयर्स होती हैं, इसी कवरिंग की 3 लेयर्स होती है, एपिकार्प, मीजोकार्प एंड
एंडोकार्प। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि नारियल का जो पार्ट आप खा रहे हो वो मीजोकार्प है। जैसे आम, मैंगो में तो आप जो पार्ट खा रहे हो दैट इज मीजोकार्प, बट नारियल में ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। नारियल में जो आपको एक कवरिंग दिख रही है, उसी कवरिंग में 3 पार्ट्स होते हैं। फिर तो आप, अगर आपको देखना है तो फिर आराम से बैठो, धीरे धीरे लेयर बाय लेयर उसको छीलते जाओ, 2 दिन लग जाएंगे हमें, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया ड्रू फ्रूट के बारे में। जो कोकोनट है वो भी ड्रू फ्रूट है। जो हमारा कोकोनट है, हमारा कोकोनट भी ड्रू फ्रूट है। देखो यहाँ लिखा है कि कोकोनट इज़ ऑल्सो अ ड्रू फ्रूट, ठीक है। और इसमें जो मीजोकार्प है उसको हम खा नहीं सकते, वो फाइब्रस होता है। आप नारियल फोड़ते हो तो नारियल के ऊपर जो उसका कवच होता है, जो उसका कवरिंग होता है, उस पर कितने हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इसका मीजोकार्प क्या होता है, फाइब्रस होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे हम बात करते हैं सीड कोट। कोई भी सीड अगर आप देखोगे तो ये तो वैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आपने जैसे डाइकॉट सीड देखा, डाइकॉट सीड में मैंने आपको बताया था हर एक सीड कोट की 2 लेयर्स होती हैं। बाहर वाली लेयर को हम कहते हैं टेस्टा और अंदर वाली लेयर को हम बोलते हैं टैगमेन। क्या बोलते हैं, टैगमेन। और आपको याद है मैंने जब आपको ओव्यूल समझाया था, देखिए ये ओव्यूल है और ये ओव्यूल का ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। अच्छा, ओव्यूल किससे अटैच्ड होता है, प्लेसेंटा से अटैच्ड होता है, ठीक है। तो ये मैंने प्लेसेंटा बनाया, इससे ओव्यूल अटैच्ड है। ये ओव्यूल की जो डंडी है इसको हम फ्यूनिकल बोलते हैं, और फ्यूनिकल जो है वो ओव्यूल से अटैच्ड है। तो देखो ओव्यूल मेन ये रहा, ओव्यूल तो ये है और ये फ्यूनिकल है नीचे डंडी। तो आप इस डंडी के ऊपर ध्यान दीजिए, आप इस स्टॉक के ऊपर ध्यान दीजिए, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, जो डंडी आपको दिख रही है इस पॉइंट पर ये डंडी इस ओव्यूल से अटैच्ड है। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं, हाइलम। जब हमारा ये ओव्यूल सीड में चेंज हो जाएगा, जब हमारा ये ओव्यूल पूरी तरह से सीड में चेंज हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और ओव्यूल हमारा सीड में चेंज हो जाएगा। तो जब हमारा ओव्यूल सीड में चेंज हो जाएगा तो ये जो हाइलम आपको ये पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट हमें एक स्कार की फॉर्म में, स्कार मतलब जैसे किसी को चोट लगती है, चोट लगने का चोट तो सही हो जाती है लेकिन उसका एक हल्का सा स्कार, उसका हल्का सा जो एक निशान है वो हमें दिखाई देता है कि हाँ इस जगह पे कभी चोट लगी थी। तो यही जो हाइलम है, ये पॉइंट जो है जहाँ पर ये फ्यूनिकल ओव्यूल से अटैच्ड है, इसको आप हाइलम बोल रहे हो। हाइलम जो है वो आपको एक छोटे से स्कार की फॉर्म में सीड के कोट के ऊपर दिखाई देता है। अंडरस्टूड। आप कोई भी सीड उठा के देखोगे ना, उस सीड के ऊपर आपको ये हाइलम दिखाई देगा। देखो जैसे ये सीड है, सीड के ऊपर यहाँ पर कहीं आपको एक छोटा सा कट दिखाई देगा, एक छोटा सा स्कार दिखाई देगा, जिसको हम हाइलम बोलते हैं, और आपको अगर याद हो तो ये रहा ओव्यूल, और ओव्यूल में ये 2 इंटेग्यूमेंट्स बनाते हैं। इस जगह पर ये इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं है, इस जगह पर ये ओपनिंग है, खुली हुई जगह है। दिस खुली हुई जगह इज नोन एज माइक्रोपाइल। इस खुली जगह को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। और जब ये ओव्यूल सीड में चेंज हो जाएगा, तब भी ये खुली हुई जगह हमें दिखाई देती है, लेकिन इतने आसानी से दिखाई नहीं देगी। आपको एक अच्छे क्वालिटी के लेंस को यूज़ करना पड़ेगा। तो हर एक सीड में यहाँ पर एक छोटा सा छेद होता है, दैट छेद इज़ नथिंग बट माइक्रोपाइल। आप फ्रूट खाते हो, सीड्स को ज़मीन में फेंक देते हो, सीड ज़मीन में चला गया, ज़मीन में से ये सीड अपने लिए मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है, किससे, इसी छेद से, जिसको आप माइक्रोपाइल बोल रहे हो। तो हर एक सीड कोट के ऊपर आपको हाइलम मिलेगा, और हर एक सीड कोट के ऊपर आपको एक छोटा सा होल मिलेगा, जिसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। ये देखिए ये उल्टा सीड आ गया है, ठीक है। अबव द हाइलम के जस्ट ऊपर आप देखिए, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ यहाँ पर ये हाइलम है, तो हाइलम के ऊपर आपको यहाँ पर ये माइक्रोपाइल दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओके, आगे देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया है, अबव द हाइलम इज़ अ पोर कॉल्ड माइक्रोपाइल। ऐसा क्यों उन्होंने वर्ड यूज़ किया, देखिए कोई भी ओव्यूल जब नया बनता है तो ओव्यूल ऐसे सीधा होता है। कोई भी ओव्यूल जब नया बनता है तो कोई भी ओव्यूल ऐसे सीधे होता है। ये देखो मैंने इसके ये इंटेग्यूमेंट्स बनाए। अब अगर मैं आपसे बोलूँ ये ओव्यूल डेवलप, अभी ये ओव्यूल है, तो माइक्रोपाइल कहाँ है, ये रहा, माइक्रोपाइल ये रहा, और हाइलम ये रहा। इसीलिए बोला हुआ है कि माइक्रोपाइल जो है वो हाइलम के ऊपर है। तो इन्होंने कौन सी पोजीशन ली है, स्टार्टिंग की पोजीशन ली है जब ओव्यूल डेवलप हो रहा है। कोई भी ओव्यूल जब डेवलप होता है तो इस तरीके से डेवलप होता है, और जब बाद में पूरी तरह डेवलप हो जाता है वो ऐसे मुड़ जाता है, और जब वो ऐसे मुड़ जाएगा तो माइक्रोपाइल नीचे आ जाएगा।
बट एक्चुअली माइक्रोपाइल कहाँ से माना जाता है, ऊपर की तरफ माइक्रोपाइल माना जाता है। तो देखिए ये ओव्यूल धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, ये ओव्यूल धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, ये इसके इंटेग्यूमेंट्स हैं, ये इसके इंटेग्यूमेंट्स। तो बताओ अब इसमें माइक्रोपाइल कहाँ है, ऊपर की तरफ। इसीलिए इस डायग्राम में आपको माइक्रोपाइल ऊपर की तरफ बताया हुआ है और हाइलम उसके नीचे दिखाया है। और लाइन भी यहाँ पर लिखी हुई है अबव द हाइलम, यानी हाइलम के ऊपर, हाइलम के ऊपर एक छोटा सा पोर है जिसको हम माइक्रोपाइल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद और कोई टर्म जो आपकी रह गई हो, और कोई टर्म जो आपकी रह गई हो। यस, हमने लीफ के बारे में पढ़ा था इफ़ यू रिमेंबर। तो उस लीफ में मैंने आपको बताया था कि हर एक लीफ जो होती है, जैसे लीफ है, इस लीफ के बेस पर एक छोटी सी लीफ और मिलती है और इस छोटी की लीफ को हम कहते हैं स्टिप्यूल। क्या कहते हैं, स्टिप्यूल। तो देखिए अगर कोई लीफ आपको दिख रही है और उस लीफ में स्टिप्यूल बहुत ही छोटा है, उस लीफ में स्टिप्यूल बहुत ही छोटा सा है, ना के बराबर है, इनकॉन्स्पिक्यूअस। इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब जो आपको ढंग से दिख भी नहीं रहा है, या ये भी हो सकता है कि स्टिप्यूल है ही नहीं, एंटायरली एब्सेंट है। तो ऐसी लीफ को हम कहते हैं एक्स स्टिप्यूलेट लीफ। क्या बोलते हैं, एक्स स्टिप्यूलेट। अगर स्टिप्यूल है तो स्टिप्यूलेट, और अगर स्टिप्यूल नहीं है तो उसको बोलते हैं एक्स स्टिप्यूलेट लीफ। क्या बोलते हैं उसको, एक्स स्टिप्यूलेट लीफ। ठीक है, आगे देखते हैं और कुछ। देखिए चैप्टर तो पूरा फिनिश हो चुका है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ये कुछ टर्म्स और रह गई हैं। हमने चैप्टर बहुत डिटेल में किया, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि कुछ टर्म्स रह गई हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे एक टर्म है बेसल। लीव्स की बेसल पोजीशन क्या होती है, देखिए लीव्स वो ग्रो कर रही हैं क्लोज टू द ग्राउंड। आप ये देखिए सारी की सारी लीव्स ज़मीन से चिपकी हुई हैं, सारी की सारी लीव्स दे आर वेरी क्लोज टू द ग्राउंड। एक छोटी सी स्टेम निकलती है, एक छोटी सी स्टेम निकलती है, लेकिन वो ज़्यादा बड़ी स्टेम नहीं होती है, स्टेम बिल्कुल अपराइट होती है, सीधी स्टेम होती है। लेकिन इसके ऊपर अब जो लीफ निकलेंगी वो हवा में नहीं है, दे आर ग्रोइंग क्लोज टू द ग्राउंड। हाँ, ये लीफ ऑल्टरनेट हो सकती हैं, ऑपोजिट अरेंजमेंट हो सकता है, लेकिन अगर लीफ जो है वो ग्राउंड से चिपकी हुई है, देन सच काइंड ऑफ लीफ आर नोन एज बेसल लीफ। क्या बोलते हैं इनको, बेसल लीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेसल लीफ। ठीक है, ये देखिए बेसल लीव्स है, सब ज़मीन से चिपकी हुई है। रोजेट, रोजेट का मतलब होता है बंच, ग्रुप। ये सारी की सारी लीव्स आपको एक बंच में, एक ग्रुप में नज़र आ रही हैं। तो इस तरह का अरेंजमेंट कहलाता है। बेसल लीव्स है लेकिन रोजेट की फॉर्म में, ग्रुप की फॉर्म में है। ठीक है, चलिए एक वर्ड और दिख रहा है, देखिए मुझे यहाँ पर, टैपल। टैपल किसको बोलते हैं, अ टैपल इज़ वन ऑफ द आउटर पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, करेक्टिवली कॉल्ड द पेरियंथ। पेरियंथ किसको बोलते हैं, पेरियंथ तो सब बच्चों को पता है ना, सेपल्स। ये एक फ्लावर है, उसमें ये सेपल्स हैं और ये पेटल्स हैं। सेपल्स और पेटल्स अगर आपस में चिपक जाएं, देखिए कितनी अजीब सिचुएशन मैं आपको बता रही हूँ। सेपल्स और पेटल्स, सेपल्स और पेटल्स अगर आपस में चिपक जाएं और हम बता ही ना पाएँ कि कौन सा सेपल है और कौन सा पेटल है इसमें, तो ये कंडीशन कहलाती है टैपल। सेपल और पेटल का मिक्सचर हो गया टैपल। सो टैपल मतलब फ्लावर का सबसे बाहर का पार्ट, जिसको हम पेरियंथ बोलते हैं। टैपल वर्ड हम तभी यूज़ करते हैं जब आप सेपल्स और पेटल्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, क्लासीफाई नहीं कर पाते कि इनमें कौन सा सेपल है और कौन सा पेटल है। ठीक है, वो इसीलिए क्योंकि देखिए जब भी कोई फ्लावर डेवलप होता है, जब भी कोई फ्लावर डेवलप होता है तो पहले नीचे उसका पेडिकल डेवलप होता है, पेडिसल जिसको आप बोलते हो, फिर थैलेमस डेवलप होता है और फिर पेरियंथ आ जाता है। पेरियंथ मतलब कलेक्टिव, सेपल और पेटल्स के लिए। फिर सबसे पहले क्या आता है, पेरियंथ। अब पेरियंथ धीरे धीरे डिवाइड होता है, अब फिर पेरियंथ किस में चेंज हो गया, कैलिक्स में चेंज हो गया, और फिर एक पार्ट उसका ऊपर कोरोला में चेंज हो गया। तो पेरियंथ आगे चलकर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, सेपल एंड पेटल। लेकिन अगर किसी फ्लावर में पेरियंथ दो पार्ट्स में डिवाइड ना हो पाए, सेपल और पेटल में डिफ्रेंशिएट ना हो पाए, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं टैपल कंडीशन। तो यहाँ देखिए क्लियर लिखा है कि अगर पेरियंथ अनडिफ्रेंशिएटेड रह जाए, डिफ्रेंशिएट ना हो, अलग अलग दिखाई ना दे, सो दिस कंडीशन इज नोन एज टैपल कंडीशन। यहाँ देखो, अब मुझे ये बताओ इसमें आप क्या बताओगे, कौन सा सेपल है और कौन सा पेटल है, सब एक जैसा तो हो गया इसके अंदर। सो दिस इज टैपल कंडीशन, दिस इज टैपल कंडीशन। ये देखो इसमें अब आप मुझे बताओ आप कैसे बताओगे, ये बताइए अब आप मुझे कैसे बताओगे कौन सा टैपल है और कौन सा पेटल, कौन सा सेपल है और कौन सा पेटल है, नहीं बता पा रहे ना, बस अंडरस्टूड। ठीक है, इसके बाद
तो आई थिंक आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है, आज के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट टर्न पर हम 2 टॉपिक और कवर करेंगे, नेक्स्ट टर्न पर हम 2 टॉपिक कवर करेंगे। एक तो मैं आपको फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम कवर करूँगी, और दूसरा मैं आपको 3 तरह के फ्रूट्स के बारे में और बताऊँगी। और मैं आपको, वैसे तो हमने पढ़ लिया है ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, कॉम्पोजिट फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट, सिंपल फ्रूट, लेकिन फिर भी अभी भी हमारा फ्रूट पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, आप सोचिए, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्न पर हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम एंड सम मोर काइंड्स ऑफ फ्रूट्स के बारे में वी विल टॉक, ओके। तब तक आप ये वाला वीडियो को देखते रहिए। गुड बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए। दिस इज टैपल, ओके। बाय बाय, टेक केयर, बाय, टेक केयर।